Welcome, students. The topic of our lecture is citrus canker disease, नींबू का खर्रा रोग। यह रोग नींबू वंशीय पौधों में व्यापक रूप से पाया जाता है और इस रोग का मूल स्थान जो है भारत और चीन, इनको जो है माना गया है और यहाँ से फिर जो है बाकी जो है समस्त संसार में ये रोग फैला है और अमेरिका में इस नींबू जाति के उद्यानों को जो है ये रोग बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। और इस रोग में जो है फ्रूट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही जो है कम हो जाती है और इसकी वजह से इसमें जो है प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप, इसकी वजह से भी जो है इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है और इसके कारण जो है इस फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और ससेप्टिबल सिट्रस ट्रीज जो है उनमें जो है 80 to 90% तक ये जो है नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं इस रोग के लक्षण क्या है, इस रोग के सिम्टम्स क्या है। हमें जो है इस तरह से ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। ये इन्फेक्टेड लीफ है, इन्फेक्टेड ट्विग एंड इन्फेक्टेड फ्रूट। इस लीफ के ऊपर हमें लेशंस नज़र आ रहे हैं, कैंकर लेशंस। इसके अलावा जो ट्विग है उस ट्विग के ऊपर और इसके ऊपर जो स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर भी इस तरह से ये स्पॉट नज़र आ रहे हैं और फ्रूट्स के ऊपर हमें इस तरह से सर्कुलर और इरेगुलर सिट्रस के जो कैंकर लेशंस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस रोग के ये सिम्टम्स जो है उसका डायग्राम, सिम्टम्स हम देखें, ये डायग्राम देखा, उस डायग्राम के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो सिम्टम जो है, जितना भी ग्राउंड लेवल जो है इस प्लांट्स का, ग्राउंड पार्ट्स, अबो ग्राउंड पार्ट्स जो भी है वो सारे के सारे प्रभावित होते हैं कि सॉइल से ऊपर जो भी पार्ट है इसके, चाहे वो स्टेम हो, ट्विग हो, फ्रूट हो, लीफ हो, स्पाइन हो, हर पार्ट जो है पौधे का हर भाग जो है प्रभावित होता है। इसी वजह से इसको सिस्टेमिक डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। दो तरह की डिजीज़ होती है, लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक। तो ये तरह सर्वांगी रोग है जिसमें पौधे के समस्त भाग प्रभावित होते हैं। और तो सबसे पहले जो है पहले सिम्टम्स क्या हो गया कि जो समस्त भाग प्रभावित होते हैं। सिम्टम्स अपीयर्स एट ऑल द अबो ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वाइज लीव्स, ट्विग्स, स्पाइन, ओल्ड ब्रांचेज एंड फ्रूट्स, जो कि हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसमें जो है सिम्टम्स पहले लोअर सरफेस पर, लीफ की जो लोअर सरफेस पर जो दिखाई देते हैं, किस तरह से, वाटर सोक्ड ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट। सिम्टम्स अपीयर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एज वाटर सोक्ड ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट। जलासिक्त पारभासक धब्बों के रूप में हमें लीफ की जो है लोअर सरफेस के ऊपर स्पॉट नज़र आते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद में ये जो है लीफ की अपर सरफेस पर भी ये स्पॉट नज़र आते हैं। तो जो वाटर ट्रांसलूसेंट स्पॉट, जो जलाशक्त पारभाषक जो धब्बे बनते हैं, वो सबसे पहले लोअर सरफेस पर बनते हैं, उसके बाद में लीफ की अपर सरफेस पर। ये लीफ की लोअर सरफेस बनेंगे, उसके बाद में लीफ की अपर सरफेस पर ये स्पॉट बनेंगे। और ये जो स्पॉट बनेंगे वो स्पॉट अपने चारों ओर एक येलो हेलो, एक जो है किसके द्वारा, एक पीले प्रभा मंडल द्वारा घिरे रहते हैं। हम देखते हैं कि ये स्पॉट है, ये स्पॉट पीले प्रभा मंडल द्वारा, ये स्पॉट चारों तरफ से एक येलो हमें स्पॉट ही नज़र आ रहा है और इस स्पॉट के चारों ओर एक येलो जो है प्रभा मंडल या येलो हेलो हमें दिखाई देता है। और ये जो स्पॉट बनेंगे ये ग्रेज टू वाइट, दूसरे से सफ़ेद रंग के होते हैं और उस समय बाद जो है सेंटर से रप्चर जाते हैं। जो भी स्पॉट होगा उसको सेंटर से यहाँ से रप्चर हो जाएगा, यहाँ से रप्चर हो जाएगा, सेंटर से रप्चर हो जाएगा। तो रप्चर होने से क्या होगा कि वो जो है स्पॉट्स एक क्रेटर लाइक, एक कटोरे की तरह दिखाई देता है, क्रेटर लाइक दिखाई देता है और उसके मार्जिन जो है हार्ड कॉर्की हो जाते हैं, कास्टी हो जाते हैं और इस वजह से इसका नाम कास्ट रोग पड़ गया। क्या कहेंगे, स्पॉट्स अपीयर एज क्रेटर्स विद हार्ड कॉर्की रेज्ड मार्जिन्स, हार्ड कॉर्की रेज्ड
मार्जिन्स, कि इसमें जो है एक क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और इसके मार्जिन जो है एक कठोर काष्ठीय संरचना में बदल जाते हैं और इस वजह से इस रोग का नाम कास्ट रोग पड़ गया। और ये जो स्पॉट होते हैं 1 मिलीमीटर से लगा करके 1 सेंटीमीटर तक के डायमीटर के हो जाते हैं और ये जो है स्पॉट्स फ्रूट और ट्विग उस पर जो है कई स्थानों पर एक साथ मिल करके और लंबे लेशियंस बना देते हैं कि भाई छोटे छोटे स्पॉट बने, ये स्पॉट इस तरह से बने छोटे छोटे ये स्पॉट, और ये बाद में जो है इकट्ठे रहते हैं और बड़े बड़े लेशियंस इस तरह से बना देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्पॉट बनते हैं वो सबसे पहले तो सर्कुलर होते हैं और उसके बाद में आपस में मिल करके और इरेगुलर लेशियंस के रूप में बन जाते हैं। सबसे पहले गोलाकार, उसके बाद अनियमित आकृति के बन जाते हैं। और जो ओल्डर लेशियंस होते हैं, जो पुराने विकसित होते हैं, वो जो है रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं, भूरे रंग के, ब्राउन कलर एंड कॉर्की एंड कॉल्ड कैंकर लेशियंस। जो ओल्डर लेशियंस होते हैं उसको हम कैंकर लेशियंस बोलते हैं क्योंकि वो रफ होते हैं, ब्राउन और कॉर्की नेचर के होते हैं। और इसके बाद फ्रूट्स जो है, फल की बात करें, हमें अभी तक जो है लीफ की बात की, ट्विग की बात की, लेकिन जो फ्रूट्स पर जो लेशियंस बनते हैं, जो स्पॉट बनते हैं और स्पॉट मिलकर के जो छोटे लेशियंस बनाते हैं, वो छोटे लेशियंस केवल स्किन डीप होते हैं। स्किन डीप का मतलब होता है कि इसकी जो फ्रूट्स की जो पील होती है वहाँ तक जो है स्किन तक ही रहते हैं, उसके अंदर नहीं जाते हैं, उसके गूदे तक जो है स्पॉट नहीं जाते हैं। और दूसरी खास बात ये कि जैसे लीफ के ऊपर चारों तरफ जो है एक पीला परिवेश पाया जाता है, उसमें फ्रूट्स के चारों ओर पीला परिवेश या येलो होलो नहीं पाया जाता है। और स्पोर्ट्स जो है फ्रूट्स के अलावा पीटियोल, मिडरिब उस पर ही बनता है। और इसके अलावा इस स्पॉट की वजह से प्री मैच्योर डिफोलिएशन की पत्तियां जो है समय से पूर्व ही गिर जाती है, प्री मैच्योर डिफोलिएशंस। तो इस तरह से हम इस रोग को समराइज करें, इस डिजीज़ के सिम्टम्स को समराइज करें तो इसमें क्या होता है कि कैंकर जो एक्चुअली एक नेक्रोसिस, उत्तक क्षय अर्थ होता है इसका, एक कैंसर का अपभ्रंश है और इसका मुख्य प्रभाव जो है नेक्रोसिस होता है। और ये एक सर्वांगी रोग है जिसमें पौधे के समस्त भाग प्रभावित होते हैं और इसमें स्पॉट बनते हैं। और ये स्पॉट जो है बाद में जो है पहले लोअर सरफेस पर, बाद में अपर सरफेस पर बनते हैं और ये जो है कॉर्की हो जाते हैं और क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें जो है जो स्पॉट बनते हैं उसके चारों ओर एक पीला प्रभामंडल पाया जाता है और फ्रूट्स पर जो स्पॉट बनते हैं उस पर पीला प्रभामंडल नहीं पाया जाता है। और इसमें जो है फ्रूट्स पर जो स्पॉट वो केवल उसकी स्किन तक ही सीमित रहते हैं। तो ये इसके इस रोग के सिट्रस कैंकर या नींबू का खर्रा रोग उसके मुख्य लक्षण हुए। उसके बाद हम देखते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म। इसके पैथोजन का नाम और इसके रोगजनक का नाम जो है हम देखें तो ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा ये रोग फैलता है। ज़ैंथोमोनास सिट्राई एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और रोड सेप्ट बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया में सिंगल पोलर फ्लैजिलम ये हमें नज़र आ रहा है, एक सिंगल फ्लैजिला बन रही है और पोल पर है। और इसकी साइज़ हम देखें तो 1.5 to 2 माइक्रोन, 1.5 to 2 माइक्रोन इसकी लेंथ होगी। इसकी लेंथ जो है 1.5 to 2 माइक्रोन और इसकी जो विड्थ है उसकी 0.5 to 0.75 माइक्रोन विड्थ है। रोड सेप बैक्टीरिया, तो इसकी लेंथ ये होगी, विड्थ होगी। इसके बाद हम देखते हैं ये जो है एरोबिक इन नेचर, ये वायवीय प्रकृति के होते हैं और इसके अंदर कैप्सूल का निर्माण होता है। इस बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल का निर्माण होता है लेकिन एंडोस्पोर इसके अंदर नहीं बनते हैं, एंडोस्पोर एब्सेंट। और इसका अगर कल्चर किया जाए कल्चर मीडियम में, एगार मीडियम में, तो ये सर्कुलर स्ट्रोयलो स्लाइटली रेज स्मूथ एंड शाइनिंग कॉलोनी, एक चमकदार, चिकनी और एक गोलाकार कॉलोनी का जो है निर्माण करता है। तो इस बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रोड सेप्ट, सिंगल पोलर फ्लैजिलम, एरोबिक इन नेचर, कैप्सूल प्रेजेंट बट एंडोस्पोर एब्सेंट। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज साइकिल।
जैंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया, इसके अंदर जो होस्ट के अंदर नेचुरल ओपनिंग या फिर वुंड्स, घाव जो बनते हैं, उसके द्वारा एंटर करता है। और इनिशियल स्टेज पर जो वहाँ पर इंट्रासेलुलर फॉर्म में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं, उस स्पेस में एंटर करके और वहाँ मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो उसकी मिडिल लेमिला उसको डिसइंटीग्रेट करता है, उसको नष्ट करके, और फिर कॉर्टेक्स में एस्टेब्लिश हो जाता है। तो होस्ट की जो कॉर्टेक्स है उसमें एस्टेब्लिश हो जाएगा। और इस डिजीज़ के एस्टेब्लिशमेंट में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। अगर उस होस्ट सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स कम से कम 30 मिनट्स तक रहे, होस्ट सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स कम से कम 30 मिनट्स तक रहे, तो ये जो है उसके लिए इन्फेक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है कि इसमें इस कंडीशन में वो पैथोजन जो जैंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया है वो उसके लिए सूटेबल कंडीशन रहती है। और अगर पुराने लेशियंस को देखें और पुराने विकसित को देखें, ओल्ड लेशियंस ऑन द ट्विग्स, वो भी जो है एक पेरिनेशन या प्रत्यावर्तन के रूप में, सोर्स के रूप में जो है कार्य करते हैं कि पुराने लेशियंस अगर सॉइल में है और उसमें वो भी जो है एक इस पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अगर हम सॉइल की बात करें कि परसिस्टेंट ऑफ डिजीज़ इन सॉइल इज़ नॉट पॉसिबल, कि मिट्टी में अगर कोई डिजीज़, मिट्टी में अगर ये पैथोजन है तो वो इस रोग में फैलाने में सहायक नहीं होता है, क्योंकि जो समर का हाई टेम्परेचर होता है, ग्रीष्मकालीन जो है, ग्रीष्मकालीन जो तापमान होता है, उच्च तापमान, उस तापमान में ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है। और इसके अलावा जो सॉइल बैक्टीरिया, उसकी एंटागोनिज्म प्रॉपर्टीज़ होती है, उस प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी ये जो है सॉइल बॉर्न नहीं हो पाता है। केवल जो है ओल्ड लेशियंस उसके ऊपर जो रहता है और वही पेरिनेशन सोर्स के रूप में काम करता है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करें कि इस डिजीज़ का, सिट्रस कैंकर डिजीज़ का सेकेंडरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी स्प्रेड किस तरह से होगा, तो वो जो बैक्टीरिया के डिसेमिनेशन के द्वारा, कैसे डिसेमिनेशन द्वारा, रेन, इंसेक्ट एंड मैमल्स के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा और बारिश के द्वारा इसका जो यहाँ से जो है डिस्पर्स होगा, डिसेमिनेशन होगा, और यहाँ से जो होकर के वो फिर हेल्दी प्लांट पर जा कर के उसको इन्फेक्ट करेगा। इसके अलावा नर्सरी स्टॉक, वो भी अपने आप में जो है इस पैथोजन को स्प्रेड करने में, फैलाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और ह्यूमन बीइंग जो इन्फेक्टेड प्लांट्स को नई जगह पर ले जाता है, नर्सरी स्टॉक को ले जाता है, तो वहाँ पर भी इस रोग को जो है इस माध्यम से ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है फैलाया जाता है। तो ये इस रोग के जो है रोग चक्र। उसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर को देखें तो सबसे पहले इरेडिकेशंस एंड सैनिटेशन कि जो है रोगग्रस्त पौधे हैं, इन्फेक्टेड प्लांट्स शुड बी कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टेड और बर्न्ड। रोगग्रस्त पौधों को जो है पूर्णतया वहाँ से हटा देना चाहिए और जला देना चाहिए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है, जो कृषि विधियों में जो औजार काम आते हैं, इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, जिस पर ये बैक्टीरिया जो है लगा रहता है, और उसको हम जो है पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड कर दें, रोग मुक्त कर दें, और उसके बाद यूज़ करें, तो हम इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डिजीज़ फ्री स्टॉक फॉर ग्राफ्टिंग एंड प्लांटेशन। जैसे हमने कहा था डिजीज साइकिल में कि इस डिजीज़ के स्प्रेड में नर्सरी स्टॉक काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस ग्राफ्टिंग और प्लांटेशन में अगर हम इस नर्सरी स्टॉक को हम डिजीज़ फ्री करें, तभी जो है इस रोग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द इंसेक्ट कैरियर्स एंड लीफ माइनर्स। इंसेक्ट के द्वारा भी ये रोग जो है डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स पर कैरी होता है, और तो इसको इंसेक्ट कैरियर्स को हम कंट्रोल करके इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर डिजीज़ एंडेमिक है तो हम इसको है बोर्डेक्स मिक्सचर के द्वारा या फिर सल्फर डस्ट यानी केमिकल ट्रीटमेंट, इसके द्वारा इस डिजीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके स्प्रे के द्वारा 600 to 1000 पार्ट पर मिलियन एट 15 डेज इंटरवल, 15 दिन के अंतराल पर इतनी ppms 600 से 1000 ppm के एंटीबायोटिक स्प्रे द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्प्रे के द्वारा इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके अलावा रोग प्रतिरोधी किस्में अभी तक इसकी बहुत ही कम किस्में बनी हैं, जैसे कि जापान में अभी इसकी किस्म बनी है उनसीलू। ये इंसीलू जो है इस रोग पर काफ़ी हद तक प्रभावी रहता है और इस जो है रेजिस्टेंट वेराइटीज़ में इस रोग का प्रभाव कम होता है। तो ये हमारा जो है सिट्रस कैंकर डिजीज़ कंप्लीट हुआ। थैंक यू।